तो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? होप सो सब बढ़िया होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ। अच्छा, आप सभी को पता है कि हम लोग 80 डे 80 सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और इस 80 डे 80 सीरीज़ में हम फाइनली पहुँच चुके थे यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट नंबर 4 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा यूनिट नंबर 4 हमारा क्या है? गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और वो क्या है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। आप जनरली अपने आसपास में सुनते होंगे कि भाई गवर्नमेंट बजट बनाती ही क्यों है ना? क्या ज़रूरत है बजट बनाने का? क्या ज़रूरत है हिसाब किताब रखने का कि भाई गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कितना रिवेन्यू अर्न करेगी? ये जानने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं ना। स्टिल गवर्नमेंट ये चीज़ करती है। तो सवाल ये है कि ये चीज़ क्यों करती है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये जानने का है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों कोई गवर्नमेंट बजट यानी कि बजट प्रिपेयर करती है। फाइन। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे सोचो, हम अभी आएंगे अपने बुक पे, ठीक है? वहां आने से पहले थोड़ा सा आप इसको ऐसे सोचो कि भाई बजट में जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, या गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट के पॉसिबल अर्निंग क्या क्या हो सकते हैं, या कहाँ कहाँ से वो पैसा अर्न करेगी। यही होता है ना। हाँ, तो क्यों मेंटेन करती है? देखो, गवर्नमेंट की अर्निंग होती कैसे है? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स, किसी भी गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है उसका टैक्स रेवेन्यू। फाइन। यानी कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कलेक्ट करेगी? टैक्स के थ्रू कलेक्ट करेगी। गवर्नमेंट खर्च करेगी, कहाँ पे खर्च कर सकती है? खर्च बेटा या दो तरह के हो सकते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर, इट शुड बी ऑफ टू टाइप्स। आइदर जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी वो वेलफेयर स्कीम पे खर्च करेगी या डेवलपमेंटल पर्पस पे खर्च करेगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एंड विच इज वेलफेयर एक्सपेंडिचर और दूसरा डेवलपमेंटल। यानी कि सरकार लोगों के वेलफेयर पे खर्च करेगी या इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है? आप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, मेरे पास पैसा है, आप ऐसा समझो, अगर मेरे पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है तो उस पैसे से या तो मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता हूं, या फिर मैं अपने वेलफेयर में मतलब मौज मस्ती में खर्च कर सकता हूं। दो ही चीजें पॉसिबल है। तो उसी तरह गवर्नमेंट के पास एक फंड होता है जो उन्होंने कलेक्ट किया थ्रू टैक्सेस और थ्रू वेरियस सोर्सेस, बट मेजर चंक कहां से आता है? टैक्स से आता है। अब ये जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट या तो डेवलपमेंट पे खर्च करेगी या लोगों को वेलफेयर में खर्च करेगी। अगर वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या हो सकता है? से लोगों को सब्सिडी देना, स्कॉलरशिप वगैरह देना, पेंशन वगैरह देना, ये सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, तो वहां खर्च कर सकती है। ठीक है? इंडिया जैसी इकोनॉमी में हमारा जो मेजर अमाउंट खर्च होता है सरकार का, बेसिकली मेजर अमाउंट जो खर्च होता है वो होता है वेलफेयर स्कीम्स पे। जैसे ही इलेक्शन आने को होता है, आपने सुना होगा हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। देखो, नाम नहीं ले रहा हूं मैं और नाम नहीं लेने वाला हूं मैं। दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आना होता है तो हर गवर्नमेंट, हर पार्टी क्या करती है? कुछ वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करना शुरू करती है। तो उस तरह के खर्चे हो सकते हैं। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाहती है? देखो, गवर्नमेंट इसके थ्रू अचीव करना चाहती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो, इकोनॉमी में दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे अमीर, दूसरे होंगे गरीब। तो सरकार कहती है अमीरों पे मैं लगाऊंगा टैक्स और गरीबों को क्या करूंगा? सब्सिडी दूंगा, पेंशन दूंगा,
और स्कॉलरशिप्स दूंगा अगर स्टूडेंट्स हैं तो इन सबके थ्रू गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फाइन। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला पार्ट तो होता ही होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या करती है? गवर्नमेंट करती है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करके फिर ऑन सब्सिडाइज रेट पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पीडीएस। पीडीएस आपने सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या सिंपल भाषा में कहे भाई तो राशन के दुकान से राशन लेना। हम सब राशन लेते हैं। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जो राशन की कीमत 20 रुपए 25 रुपए किलो है, वो आपको जो गवर्नमेंट के ऑथोराइज शॉप्स हैं वहां पे आपको कितने के मिलेंगे? 2 रुपए या 3 रुपए किलो मिलेंगे सब्सिडाइज रेट पे। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके थ्रू किया जाता है? टैक्सेस एंड सब्सिडी के थ्रू। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके थ्रू की जाती है? टैक्सेस, सब्सिडी, एंड टैक्सेस एंड सब्सिडी के अलावा डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, ये याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट होता है कंपैरिजन, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? भाई आप कंपेयर कर सको पास्ट से, और बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन आप फ्यूचर में क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। तो कंपैरिजन एंड फोरकास्टिंग के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? अपना बजट मेंटेन करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, भाई इकोनॉमी में प्राइस कितना हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है, प्राइस फ्लक्चुएशन को स्टेबल करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? बजट का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि इस इन्फ्लेशन को क्या करो? आप कंट्रोल करो। भाई गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल करना होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो अपने एक्सपेंडिचर में कंट्रोल करेगी। अपने जब एक्सपेंडिचर में कंट्रोल करेगी तो मार्केट में डिमांड क्या होगा? कम होगा। डिमांड कम हो गया तो प्राइसेस क्या होंगी? कम होगी। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए भी किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? बजट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 हमने मेजर पर्पस पढ़े या ऑब्जेक्टिव पढ़ा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट में हमने देखा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होता है? थ्रू हायर इनकम ग्रुप पे लगा दिया जाता है टैक्सेस, टैक्सेस ऑन हायर इनकम ग्रुप, एंड सब्सिडी टू लोअर इनकम ग्रुप। रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमको देखने को मिलता है टैक्स कंसेशन और टैक्स हॉलीडे मिलता है, ठीक है, एंड सब्सिडी देते हैं। जैसे इसका मतलब समझो, टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलीडे क्या होता है? मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि किसी एक बैकवर्ड इलाके में कोई फैक्ट्री लगाई जाए, कोई इंडस्ट्री सेटअप किया जाए, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को इंसेंटिव देती है। और वो इंसेंटिव क्या होता है? वो इंसेंटिव होता है कि आप आओ इस इलाके में क्या लगाओ? भाई फैक्ट्री लगाओ, हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, यानी कि आपको टैक्स में छूट देंगे या टैक्स हम आपको माफ कर देंगे। तो टैक्स कंसेशन क्या होता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स में छूट दे देना। और टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है कुछ सर्टेन ईयर के लिए टैक्स को फ्री कर देना। जैसे बहुत रिसेंट आपने सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नया स्टार्टअप है तो उसको 3 साल के लिए टैक्स नहीं भरना है। तो दिस इज टैक्स हॉलीडे। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, टैक्स कंसेशन या सब्सिडाइज रेट पे रिसोर्स प्रोवाइड करना, जैसे आपने बिहार वाला केस अभी अभी जस्ट सुना होगा। बिहार में एक बहुत पॉपुलर केस चल रहा है कि वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 रुपए पर एकड़ पे अडानी ग्रुप्स को, अडानी पावर को बेसिकली लैंड दिया गया है, ठीक है, अराउंड 1000 एकड़ के आसपास। तो इस पे चल रहा है कि भाई अमीरों को 1 रुपए पर एकड़ पे दिया जा रहा है जमीन। पहली बात तो ये है कि वो जमीन बेचा नहीं गया है, वो लीज पे है। अच्छा, गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई उसको 1 रुपए पर एकड़ पे अडानी ग्रुप को वो लैंड देनी पड़ी? इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस है। देखो, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। वी एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। होता क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री किसी ऐसे इलाके में जहां पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वहां पे क्यों जाना चाहेगी? भाई अगर अडानी पावर को पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो वो झारखंड में लगाएगी जहां पे इजिली कोल अवेलेबल है, इजिली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, या ऐसे स्टेट में लगाएगी जहां पे सी रूट अवेलेबल है। अब बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है,
बिहार के पास अपना कोल या कोई रिसोर्स नहीं है, तो वहां क्यों लगाएगी भाई? तो ये बेसिकली गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करती है कि ठीक है, हम आपको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको टैक्स में कमी करेंगे, आप इस इलाके में इंडस्ट्री लगाइए ताकि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से इंसेंटिव दिया जाता है। तो एज सच इसके और भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इतना डीप में नहीं जाना मुझे। इट्स लाइक कि एक ऊपर ऊपर का बात था, जो एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो इस तरह से होता है। दूसरा क्या होता है आपका, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू पीडीएस सिस्टम। नेक्स्ट दैट वी हैव टू सी, और जो कि हमने देखा था, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्यूचर प्लानिंग और कंपैरिजन करते हैं हम। फ्यूचर प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, जो हमारा बजट होगा, बजट के थ्रू आप कंपैरिजन करते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, और लास्ट इज स्टेबिलिटी। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। होपफुली मैंने बहुत आराम से और अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, और आपको इजीली ये समझ में आया होगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप इजीली इसका आंसर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओगे। और फिर से कह रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टिल जस्ट यू हैव टू वॉच इट क्लियरली। ओके, ध्यान से देखो। एंड व्हाट डू आई से, स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक, और टू एश्योर सीबीएसई एग्जाम प्रिपरेशन हमसे जुड़े रहें। बाकी आपको पता है क्या करना होता है, टू गेट अ नोटिफिकेशन hit it now bro, bye bye।